नमस्ते। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। इंसान और हमारे पर्यावरण के बीच का वो गहरा रिश्ता जो असल में हमारे वजूद की बुनियाद है। तो आज ग्रहों की साइंस से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले रसायन विज्ञान और आखिर में नागरिक प्रयासों तक का ये सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। ये विज्ञान और जीवन की कड़ियों को एकदम साफ तरीके से जोड़ देगा। तो चलिए, बिना देरी किए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम इस जानकारी को 4 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला है पृथ्वी और वायुमंडल, दूसरा रोजमर्रा का रसायन विज्ञान और गैसें, तीसरा प्रदूषण और उससे बचाव, और आखिर में पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस और संस्थान। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पृथ्वी और वायुमंडल का एक मैक्रो व्यू, यानी एक बड़ा नजरिया। अब जरा इस दिलचस्प आंकड़े को देखिए। हमारी धरती साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी है। 71% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 29% हिस्सा जमीन है। जल और थल के बीच का ये भारी अंतर कोई मामूली नंबर नहीं है। असल में ये हमारी पूरी ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल और मौसम में होने वाले बदलावों को समझने का सबसे जरूरी बेस है। अच्छा, सिर्फ धरती की बनावट ही नहीं, इसकी मूवमेंट्स यानी गतियां भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। देखिए, इसकी 2 मुख्य गतियां हैं। पहली है घूर्णन यानी रोटेशन, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात होते हैं, और दूसरी है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, जो हमारे मौसम और जलवायु में बदलाव लाती है। यही वो ब्रह्मांडीय गतियां हैं जो हमारे पूरे पर्यावरण का रूटीन सेट करती हैं। अब यहाँ जो बात है ना, वो वाकई कमाल की है। धरती के तापमान को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा सोर्स है हमारा सूरज। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में असल में कितना वक्त लगता है? बिल्कुल सटीक कहें तो 8 मिनट और 22 सेकंड। सोचिए, इतनी अनंत दूरी होने के बावजूद ऊर्जा के लिए हम सीधे तौर पर सूरज से कैसे कनेक्टेड हैं? चलिए, धरती की सतह से थोड़ा ऊपर वायुमंडल की तरफ चलते हैं। हमारी हवा में सबसे ज्यादा यानी 78% नाइट्रोजन मौजूद है, जबकि जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। यहाँ एक बेहद रोचक फैक्ट ये है कि प्रकृति ने हमें पीपल, तुलसी और नीम जैसे कुछ ऐसे खास पौधे दिए हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब हमारी अपनी सांसों और इन वायुमंडलीय गैसों के बीच का जो सीधा लेन देन है, जरा उसे समझते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% होती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक बड़ा बदलाव होता है। ऑक्सीजन घटकर 17% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी बढ़कर 4% हो जाती है। ये हमारे शरीर और पर्यावरण के बीच के केमिकल कनेक्शन का एक परफेक्ट सबूत है। एनर्जी के लेवल पर ब्रह्मांड में 2 बहुत ही पावरफुल रिएक्शंस होते हैं, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। सूरज और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसी भारी ऊर्जा वाली चीजों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जबकि परमाणु बॉम्ब न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करता है। ये हमें पर्यावरण में मौजूद सबसे विशाल ऊर्जा स्रोतों का फर्क बहुत साफ तरीके से समझाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, रोजमर्रा का रसायन विज्ञान और गैसें, यानी विज्ञान का एक माइक्रोव्यू। अब यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग लेकिन दिलचस्प फर्क है। विज्ञान की नज़र से देखें तो लाइट के प्राइमरी कलर्स लाल, हरा और नीला होते हैं। लेकिन जब बात आर्ट या चित्रकला की आती है तो प्राइमरी कलर्स लाल, पीला और नीला माने जाते हैं। यानी प्रकाश के भौतिक गुण पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंगों से बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करते हैं। क्या आपने कभी आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा के बारे में सुना है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंसान सीधे तौर पर वायुमंडल की केमिस्ट्री में दखल देकर बादलों को अपनी इच्छा अनुसार ढालने की कोशिश करता है। बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे मौसम में बदलाव होता है और बारिश कराई जाती है। आइए तेजी से कुछ गैसों के बेहद दिलचस्प और रोजमर्रा के इस्तेमाल पर नजर डालते हैं। बाहर चमकते हुए पोस्टर्स में नियॉन गैस होती है। वहीं भीड़ को हटाने वाली आंसू गैस में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, वो असल में नाइट्रस ऑक्साइड है। और सड़कों पर जलने वाली पीली स्ट्रीट लाइट्स में सोडियम गैस होती है। गैसों के कितने अलग अलग रूप हैं।
तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जो एलपीजी या रसोई गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। और मज़े की बात यह है कि उसमें अपनी कोई महक नहीं होती। गैस लीक होने पर जो खास तरह की बदबू हमें आती है वो असल में गैस की नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए उसमें जानबूझकर मिलाई गई मरकैप्टन नाम के केमिकल की होती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, प्रदूषण और इससे बचाव के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की। याद है हमने वायुमंडल वाले हिस्से में गैसों की बात की थी। जब फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जाती है तो वो रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। जब यही एसिड बारिश के पानी के साथ धरती पर गिरता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। ये हमारी इमारतों और फसलों दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। और जब इन्हीं इंडस्ट्रियल केमिकल्स का सही से मैनेजमेंट नहीं होता तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं, इसका सबसे दुखद उदाहरण है 1984 का भोपाल गैस कांड। ये त्रासदी एक बेहद जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस के रिसाव की वजह से हुई थी। ये एक कड़वी याद है कि औद्योगिक सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ सर्टिफिकेशन मार्क्स बनाए हैं। जैसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क होता है, खाने पीने की चीज़ों की शुद्धता के लिए एग मार्क है और सोने के गहनों की शुद्धता की गारंटी हॉलमार्क से मिलती है। ये मार्क्स हमें बाजार में सही और सुरक्षित चीज़ें पहचानने में मदद करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में इसे लेकर कानूनी रूप से क्या कदम उठाए गए। 1970 और 80 के दशक में पर्यावरण से जुड़े कानून तेजी से बने। 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून आया, फिर 1974 में जल प्रदूषण, 1980 में वन संरक्षण, 1981 में वायु प्रदूषण और 1986 में पूरा पर्यावरण संरक्षण कानून लागू किया गया। ये टाइमलाइन बताती है कि समय के साथ हम पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, प्रमुख दिन, संस्थान और नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी। पर्यावरण की अहमियत याद दिलाने और दुनिया का ध्यान खींचने के लिए कुछ खास दिन तय किए गए हैं। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 सितंबर की तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे साफ देखा जाता है। और पर्यावरण के इन सभी अलग अलग पहलुओं की डीप स्टडी के लिए भारत में कई खास संस्थान मौजूद हैं। नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, वनस्पतियों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और शुष्क यानी सूखे क्षेत्रों की रिसर्च के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो बारिश की एक बूंद के पीछे के विज्ञान से लेकर पर्यावरण के कानूनों तक इस पूरी जर्नी को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इतनी सटीक जानकारी होने के बाद इंसानियत हमारी इस अनमोल पृथ्वी की एक बेहतर रक्षक कैसे बन सकती है? ज्ञान ही तो बदलाव की पहली सीढ़ी है ना? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले विषय के साथ।